I hope you all are well and safe. In this video, we will read first lesson of economics, class 9th, the story of village Palampur. Students, this is second video of this lesson. You can watch first video in my playlist of 9th class. Students, in previous video, we were discussing about factors of production. Let's start our lesson. Is there a way वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा कोई तरीका है कि उसी भूमि पर, उसी सेम लैंड पर ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें, ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकें? तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी लैंड की बात हो रही है? ये हो रही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि पालमपुर में 1960 से लेकर अब तक जो कल्टिवेबल लैंड है वो सेम है, वो इंक्रीज नहीं हुई है। तो उसी सेम एरिया पर हम ज़्यादा क्रॉप्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जिस प्रकार की फसल यहाँ उगाई जाती है और जैसी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है, कहाँ पर? पालमपुर में, वैसे ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक गांव में भी ऐसा ही है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में जितनी भी लैंड है सभी कल्टिवेटेड की जाती है, यानी कि सभी लैंड पर खेती की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में खरीफ की क्रॉप्स उगाई जाती है। स्टूडेंट्स, ये लर्न कर लेना कि रेनी सीजन में खरीफ की क्रॉप्स उगाई जाती है और विंटर सीजन में रबी की। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बारिश के मौसम में किसान वहाँ क्या उगाते हैं? ज्वार और बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, ये पौधे यूज किए जाते हैं पशुओं के चारे के लिए। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब ज्वार और बाजरे की खेती के बाद वहाँ पर आलू उगाया जाता है। आलू कब उगाया जाता है? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में रबी क्रॉप्स उगाई जाती है। फील्ड्स आर सोन विद वीट, खेतों में क्या उगाया जाता है? वीट उगाया जाता है, मतलब गेहूँ उगाया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड, farmer keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। यानी कि ये कह रहा है कि वीट की कटाई के बाद जो उसकी प्रोडक्शन निकली, जो फसल किसान के पास आई, किसान उसमें से अपनी फैमिली के यूज के लिए, फैमिली के खर्चे के लिए गेहूं निकाल कर बाकी जो सरप्लस वीट उसके पास है, मतलब जो एक्स्ट्रा वीट उसके पास है, उसको वो सेल कर देगा। कहाँ पर सेल करेगा? रायगंज की मार्केट में। ओके। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। अब लैंड का एक पार्ट, एक लैंड के एक पार्ट में शुगर केन की खेती भी की जाती है, गन्ने की खेती भी। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो साल में एक बार जिसकी कटाई की जाती है। शुगर केन इन इट्स रा फॉर्म, गन्ना अपने कच्चे रूप में, और एज जैगरी और या फिर गुड़ के रूप में, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचा जाता है, यानी कि गन्ना या तो कच्चा गन्ना बेचा जाएगा या फिर उसका गुड़ बनाकर शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचते हैं। कौन बेचते हैं? पालमपुर के फार्मर्स। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि मुख्य कारण जो है कि वहाँ के किसान जो है एक साल में 3 फसल उगा पाते हैं। इसका मुख्य रीजन ये है कि पालमपुर जो है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है, मतलब कि वहाँ का इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। इरिगेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इरिगेशन मतलब सिंचाई, खेतों में पानी देने का सिस्टम जो है वो पालमपुर में बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से किसान क्या कर रहा है? एक साल में 3 फसल उगा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत पहले ही आ चुकी थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन
Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. अब इलेक्ट्रिसिटी का मेन इम्पैक्ट क्या रहा, इसका इलेक्ट्रिसिटी आने का प्रभाव ये रहा कि जो इरिगेशन का सिस्टम था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो बिल्कुल ही क्या हो गया, बदल गया। पहले इलेक्ट्रिसिटी से पहले वहाँ के किसान जो थे वो पर्शियन व्हील का यूज करते थे, मतलब रहट का यूज करते थे, खेतों से कुएं से पानी निकाल कर फिर वो बाल्टी से खेतों में डालते थे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद उनका ये इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल ही चेंज हो गया। पीपल सा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया टू ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। यानी लोगों ने देखा कि जो लाइट से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में पानी पहुंचा देते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआत के कुछ ट्यूबवेल्स सरकार द्वारा वहाँ लगाए गए। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। और जल्दी ही किसानों ने अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या रहा, बाय मिड 1970s यानी 1970 के बीच में द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 2 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड, कि जो पूरा सिंचाई का, जो खेती का पूरा एरिया था 2 हेक्टेयर का, वो पूरे ही एरिया में पानी दिया जाने लग गया। और पूरे एरिया में पानी मिलने की वजह से वहाँ पर फसल ज़्यादा अच्छी होने लग गई और जिसका फ़ायदा किसानों को हुआ। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। तो ये कह रहे हैं कि भारत के सभी गांव में इस तरह की हाई लेवल की इरिगेशन सिस्टम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। कि ये कह रहा है कि नदियाँ प्लेन, नदियाँ जो मैदान है जहाँ पर नदियाँ हैं, उनके कंपैरिजन जो कोस्टल रीजन्स है, तटीय इलाके हैं हमारे, वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन कंट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज द दक्कन प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। और इनके ही कंट्रास्ट में प्लेटू रीजन जो है हमारे पठारी इलाके, उनमें दक्कन प्लेटू का जो एरिया आता है वहाँ पर बहुत ही लो लेवल की इरिगेशन है, मतलब इरिगेशन सिस्टम वहाँ अच्छा नहीं है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। अब ये कह रहा है कि टोटल एरिया, कल्टिवेटेड एरिया, जितने एरिया में खेती की जाती है हमारे इंडिया में, उसका सिर्फ 40% एरिया ही इरिगेट होता है, यानी 40% एरिया में ही इरिगेशन सिस्टम अच्छा है। 60% में आज भी अच्छे से पानी की व्यवस्था नहीं है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। यानी कि 40% में इरिगेशन सिस्टम है, बट बाकी का जो 60% एरिया बचा उसमें आज भी खेती जो है वो बारिश पर डिपेंड है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि सेम पीस में, एक ही जमीन पर एक से ज़्यादा फसल की खेती करना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है, बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि सेम लैंड पर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो वो प्रोडक्शन को इंक्रीज ऐसे ही किया जा सकता है कि एक साल में कई फसल उगाकर। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें तो अपने खेत में एक साल में उगा ही लेते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द 3rd क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। और पिछले 15 से 20 सालों से कई किसान जो है, वहाँ के बहुत से किसान तीसरी क्रॉप के रूप में पोटैटो भी अपने खेत में उगाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम हमारे नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट्स ये ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ के साथ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मैं यहाँ दिखा दूँ तुम्हें, ये है, जैसे ये है। इन क्वेश्चंस के आंसर तुमने खुद फाइंड आउट करने हैं। अब मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग।
आपने देखा कि एक ही लैंड पर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। द अदर वे इज़ टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और दूसरा जो तरीका है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करके। अब वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है, जो अब नए तरीके जो खेती के आए हैं वो है yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। उपज को यानी बीज को या उपज को कहेंगे कि लैंड के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। टिल द मिड 1960 के बीच तक द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल। जो बीज यूज किए जाते थे वो क्या थे, वो ट्रेडिशनल थे, परंपरागत थे। वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स, या हम कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटी थोड़ी क्या थी, लो थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उन्हें कम सिंचाई की आवश्यकता थी। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। किसान यूज कर लेते थे गाय के गोबर को और दूसरे जो नेचुरल मैन्योर थे उनको एज ए फर्टिलाइजर वो यूज कर लेते थे। ऑल दीज वर रैपिडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और ये सभी चीज़ें किसान को जल्दी ही और आसानी से मिल जाती थी, इन्हें किसान को खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 19th introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties। अब 1960 के अंत तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बारे में सब अच्छे से लर्न कर लेना। व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन मैं बता दूं कि ये एक नया सिस्टम था। खेती के जो पुराने वाले सिस्टम थे उनमें कुछ नए तरीके जोड़ दिए गए थे, जिनसे कि खेतों में फसल ज़्यादा होने लग गई, किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया। तो ये 1960 के बीच की बात है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से इंडियन फार्मर जो थे, हमारे भारतीय किसानों की जो गेहूं और राइस उगाने के जो तरीके थे उनको चेंज कर दिया गया। अब जो ट्रेडिशनल सीड्स की हमने ऊपर बात की, उनकी जगह अब HYV सीड्स का यूज होने लग गया। HYV की फुल फॉर्म भी लर्न कर लेना स्टूडेंट्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स promise to produce much greater amounts of grain on a single plant। यानी कि ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में HYV सीड्स में जो प्रोडक्शन अमाउंट थी, यानी कि जो अनाज निकलता था, वो ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा निकलता था। और उसी सेम जगह पर, उतनी ही लैंड पर अगर हम ट्रेडिशनल बीज को यूज करते तो कम गेहूं हमें मिलता, और अगर HYV सीड्स का हम यूज करते तो ज़्यादा गेहूं किसानों को मिलने लग गया। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर। इसका रिजल्ट ये था कि सेम उसी जगह पर, सेम लैंड पर जो फसल उगाई जाती थी, उसमें जो पौधा होता था उसमें ज़्यादा फूड ग्रेन्स निकलने की संभावना थी। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। अब HYV सीड्स जो थे उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी और उन्हें केमिकल ज़्यादा चाहिए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी के अनाज के लिए, अच्छी क्वालिटी के बीज के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए किस चीज़ का, HYV सीड्स का, इरिगेशन सिस्टम का, क्योंकि इरिगेशन इन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चाहिए कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल सीड्स। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। भारत में जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो सबसे पहले यूज की गई, वो की गई पंजाब के किसानों द्वारा, हरियाणा के किसानों द्वारा और
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा। द फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। इन रीजन्स के किसानों ने क्या किया, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स लगाए। एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, और HYV सीड्स का यूज किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, और खेती में इन चीज़ों का भी उन्होंने यूज किया। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। कुछ किसानों ने खेती से रिलेटेड मशीनें भी खरीदी जैसे कि ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर, विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। जिससे कि क्या हुआ, प्लगिंग मतलब हल चलाने वाली जो प्रोसेस थी, जो पहले हाथ से होती थी, और जो कटाई करने वाली जो प्रोसेस थी वो अब क्या हो गई, फास्टर हो गई। मशीनों से वो और भी जल्दी होने लग गई। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ वीट, और इनके बदले में उन्हें क्या मिला, उन्हें ज़्यादा मात्रा में गेहूँ की फसल मिलनी शुरू हो गई। इन पालमपुर में द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। पालमपुर में जो ट्रेडिशनल खेती से जो गेहूँ उगते थे वो 1300 किलो थे। विद द HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। देखो स्टूडेंट्स कितना डिफरेंस आ गया कि ट्रेडिशनल सीड्स यूज करने से इतना गेहूँ हमें मिला, और HYV सीड्स यूज करने से इतना हमें मिला, कितना, 3200 kg, और सेम लैंड पर हेक्टेयर। यहाँ भी पर हेक्टेयर है। तो ये डिफरेंस किस वजह से हुआ, ये हुआ बेस्ट क्वालिटी के सीड्स यूज करने की वजह से। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, और वीट की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट्स। अब किसानों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सरप्लस वीट था, एक्स्ट्रा वीट था, जिसे वो मार्केट में क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। और मार्केट में सेल करने से उनके पास उनकी अर्निंग बढ़ रही थी, उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ रही थी। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आपने इससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। और अगर आपको मेरा ये समझाया हुआ अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।